पीपुल एज ए रिसोर्स। पीपुल एज ए रिसोर्स यानी मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन है। यानी जैसे अन्य संसाधन देखते हैं, बेंच डेस्क है, टेबल कुर्सियाँ हैं या अन्य चीज़ें हैं, उसी प्रकार से मानव भी एक प्रकार का पूंजी है। ये कैसे? बिल्कुल, मानव पर जब हम एजुकेशन हेल्थ ट्रेनिंग के रूप में खर्च करते हैं तो ये एक पूंजी बन जाती है, यानी ह्यूमन रिसोर्स बन जाता है। उस समय यूटिलाइज कर सकते हैं ह्यूमन का। कहता है इन्वेस्टमेंट मेड इन एजुकेशन स्किल हेल्थ मेक पीपुल एज ए रिसोर्स। कहता है जब हम व्यक्ति पे खर्च करते हैं, किस रूप में? एजुकेशन के रूप में, हेल्थ के रूप में, स्किल के रूप में, तब वो व्यक्ति हमारे लिए रिसोर्स का काम करता है। तो वो व्यक्ति क्या करता है? समाज को कुछ देता है, तब हमारा जो ग्रोथ है वो बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। इससे कंट्री का भी क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। देखते हैं कह रहा पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। कहता है जब हम ह्यूमन रिसोर्स का निर्माण तब होता है जब हम एजुकेशन हेल्थ और स्किल पे खर्च करते हैं। इसके साथ साथ द पीपुल एज ए रिसोर्स द वे रिफ्रिंग द कंट्री वर्किंग पॉपुलेशन इन द टर्न ऑफ एग्जिस्टिंग देयर प्रोडक्टिव नॉलेज एबिलिटी। कहता है वो अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए तब क्या करेगा? चीज़ों को आगे बढ़ाएगा या चीज़ों को करेगा। तब इससे क्या होगा? जहाँ वो वर्क कर रहा उस वर्किंग प्लेस का, उसकी इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से उसका जो व्यक्ति है उसकी सैलरी भी बूस्ट करेगी और इसके साथ साथ देश का डेवलपमेंट करेगी। तीनों चीज़ डायरेक्टली, ठीक है। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call human capital formation। क्या है? जब व्यक्ति का हम एजुकेशन और हेल्थ में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हैं तब वो क्या बन जाता है? ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन का। कह रहा है 1960 में ह्यूमन रिसोर्स का अर्थ है एजुकेशन ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर पीपल्स को देना, ह्यूमन को। 1960 के दशक में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसी समय एग्रीकल्चर के साथ साथ अन्य चीज़ों को भी, प्रोडक्टिव नॉलेज को भी बढ़ावा दिया जा रहा था। उस समय तरह तरह के स्किल सेंटर चलाए जा रहे थे, ट्रेनिंग सेंटर चलाए जा रहे थे, लोगों को जागरूक किया जा रहा था। इससे लोग क्या हो रहा था? हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा था। इसलिए 1970-80 के दशक में यहाँ पे क्रांति का युग देखा गया भारत में। बहुत सारे बदलाव हुए। आज़ादी के बाद जो हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, हमारा देश बहुत कम डेवलप था, धीरे धीरे थोड़ा हम लोग डेवलपमेंट की ओर बढ़ने लगे और आज हम लोग देख रहे हैं लगभग 60 से 70 सालों में अभी दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। इसी में हम लोगों ने देखा था कि एजुकेशन और हेल्थ के कारण हमारे सोसाइटी को भी फायदे होते हैं। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा सोसाइटी भी स्वस्थ रहेगा। अभी हम लोगों ने कोरोना का फेज से देखा। कोरोना काल में यदि कोई भी व्यक्ति समाज का अनहेल्दी हो जाता है तो क्या उस समाज का और व्यक्ति बचा हुआ रह जाएगा? नहीं। इसलिए यदि हम हेल्दी होते हैं तो हमारा समाज भी हेल्दी होता है। हम एजुकेटेड यदि होते हैं तो हमारा समाज भी एजुकेटेड होता है। वहाँ पे उठना बैठना बोल चाल सारी चीज़ें, इससे समाज का भी विकास होता है। समाज कहीं ना कहीं हम लोगों से सीखता है, हमारे स्किल्स से सीखता है। उससे प्रोडक्टिविटी होती है सोसाइटी को। जो हम लोग नॉलेज रखते हैं उससे सोसाइटी भी कहीं ना कहीं चीज़ों को गेन करता है। यहाँ पे 2 स्टोरी चर्चा किया गया इकोनॉमिक स्टेटस दिखाने की, साकाल और विलास। साकाल के केस में क्या है कि वो गरीबी में जीता है, माँ का वो भी आई होप कि हाँ बिल्कुल। साकाल जो है वो एक फैमिली से बिलोंग करता है जिसके मम्मी पापा फार्म देते हैं, लेकिन इसके मम्मी पापा इसको एजुकेशन देते हैं। एजुकेशन देने के बाद जब ये बड़ा होता है बच्चा तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ आईटी रेवोल्यूशन भी देखने को मिला, जिससे कि नॉलेज का प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ा। 2 स्टोरी की चर्चा की गई है इकोनॉमिक स्टेटस दिखाने के लिए कि आदमी को रिसोर्स कैसे बनाया जा सकता है। साकाल और विलास। साकाल को एजुकेशन और हेल्थ केयर अच्छा मिला तो इसके कारण उसका जो है स्टेटस है, लाइफ स्टेटस वो ऊंचा हुआ, लेकिन विलास के केस में ना ही उसका एजुकेशन मिला और ना ही उसका हेल्थ स्टेटस अच्छा था। तो वो 100-150 रुपया दिन का ही कमा पाता था और जैसे तैसे जीवन चला पाता था। साकाल के केस में क्या है, इसके मम्मी पापा फार्म लेवल है, यानी लगभग पुअर ही है, लेकिन ये एजुकेशन का महत्व जानते हैं, अपने बच्चे का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाते हैं, एजुकेशन लेता है
और साकाल लास्ट में क्या होता है, इसको एक बढ़िया फॉर्म में जॉब मिल जाती है, ये बच्चा आगे बढ़ता है, अपने फैमिली को सपोर्ट करता है। दूसरा इसी का दोस्त है विलास, जिसके पिताजी का बचपन में ही देहांत हो जाता है। इसकी मम्मी मछलियाँ बेच बेच के क्या करती है, गुजारा करती है। इस बच्चे को एथराइटिस है, गठिया रोग है, हड्डी का रोग, विकलांग है। एक समय ऐसा आता है कि इसकी माँ बहुत हद तक बीमार हो जाती है, ये एजुकेशन इसको नहीं दे पाती, बिना एजुकेशन के ये बच्चा क्या करेगा, तो बीमार होने के बाद ये मम्मी का बिजनेस संभालता और माँ की तरह ही 100-150 रुपया दिन भर के कमा पाता है। इसके साथ साथ इसके 2 भाई बहन भी है। इन सब का परिवार जो है उसे 150 रुपया में किस तरीके से चलता है, ये दिखाता है कि एजुकेशन का महत्व दोनों के। साकाल के केस में देखिए एजुकेशन के कारण उसकी जिंदगी आस्था लुट गया, विलास के केस में देखिए कि उसकी जिंदगी का व्यवस्था था उससे और वो नीचा चला गया। यानी एजुकेशन कहीं ना कहीं उठाने का काम करता है, तो एजुकेशन अनएजुकेशन इलिटरेसी गिराने का भी काम करता है। कल तक जो व्यक्ति अभी है आज एजुकेशन नहीं दिलाएगा अपने बच्चों को, तो वही व्यक्ति भविष्य में चल के गरीब है। ठीक है, इन 2 चीज़ों से हमको क्या मिला देखने को, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ स्टेटस का भी होना अच्छा है। यदि साकाल का हेल्थ स्टेटस भी अच्छा होता तो वहाँ माँ के बिजनेस ना करके कोई अन्य काम करता है जिसमें 400-500-600 उसको मिल जाते हैं दिन भर, ठेला चलाता, रेहड़ी लगाता, लेबर फार्म लेबर के रूप में काम करता है, कहीं भी काम करता है। लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है, उसका हेल्थ भी खराब है और एजुकेशन भी। इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन कहता है पुरुष और स्त्रियाँ कैसे इंगेज रहती है। कहता है हमारे यहाँ 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी कहता है नेचुरली रूप से जो भी चीजें हमारे पास आती है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ वीट, ये नेचुरली रूप से फल फूल रही है, आ रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी सेक्टर, जैसे वीट, राइस, इन सब का प्रोडक्शन। सेकेंडरी सेक्टर कहता है प्राइमरी सेक्टर पे बेस्ड हो या जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है सब सेकेंडरी का है। जहाँ भी मैन्युफैक्चर होगा, जैसे गेहूँ प्राप्त किया, उसी गेहूँ से आटा बना के और फिर क्या किया, बिस्किट फैक्ट्री लगाया, तो यहाँ बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। समझ में आया। और टर्शियरी सेक्टर कहता जितनी भी प्रकार की सेवाएं देते हैं या तैयार माल को फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करना या सेवाएं सर्विसेज, सारा टर्शरी में आता है। जैसे अभी एज ए टीचर मैं किस सेक्टर में आऊँगा, टर्शरी, क्योंकि मैं सेवा दे रहा हूँ, यहाँ एजुकेशन दे रहा हूँ। पुलिसमैन सेवा दे रहा है समाज को, की सुरक्षा बना हुआ है, किसमें आएगा, टर्शरी सेक्टर में। ऑटो वाले क्या कर रहे हैं, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचा रहे, सर्विस दे रहे हैं, तो ये किसमें आएगा, टर्शरी सेक्टर में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ काम में भेदभाव देना, डिस्क्रिमिनेशन देना, जैसे घर के कामकाज हमारी बहनें करेंगी और हम बाहर के काम करेंगे, ऐसी भावना बनी हुई है। लड़का जब रोता है तो कहा जाता है क्या लड़की है ना, यानी लड़की कमजोर होती है, तो दिखलाया जाता है कि कुछ काम लड़के कर सकते हैं, कुछ काम लड़कियां कर सकती हैं। घरेलू जो काम होगा वो लड़कियां करेंगी, बाहर के काम सब्जी लाना, बाइक से घूमना, इधर उधर करना वो लड़के करेंगे, है ना। लड़कियां जब स्कूल से ड्रॉप आउट करेंगी, एजुकेशन अच्छा नहीं लेंगी, तो नॉर्मल सी बात है कि उनको हायर पेड जॉब भी नहीं मिलेगा, यानी जॉब में भी वो कम देखने को मिलेंगे। इसी में हम लोग देखते हैं कि महिला और पुरुष दोनों की साक्षरता दर में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो एजुकेशन में लेग बिहाइंड है। यही ग्रामीण स्तर पे देखते हैं तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं 16% कम साक्षर हो रही है और शहरी क्षेत्रों में 14% कम साक्षर हो रही है। तो जब ये कम साक्षर होगी तो नॉर्मल सी बात है कि हाई पेड जॉब में भी ये कम जाएगी या कम जॉब इनको मिलेगा या ये पिछड़ती चली जाएगी समाज में। इनके पिछड़ेपन का कारण एजुकेशन है जो कि हमारा समाज का है। हम लोग अपने बच्चियों को पढ़ने को नहीं भेजते या फिर हायर एजुकेशन में नहीं भेजते, ड्रॉप आउट हो जाती है बहुत सारी बच्चियाँ। यहाँ पे केरल और बिहार में ही देख लिया जाए तो केरल का लिटरेसी रेट 94% किया गया है और बिहार का 62%। एक ही देश में 2 तरीके की 2 राज्यों में शिक्षा व्यवस्था, लिटरेसी रेट का स्तर बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा, ये ऐसा क्यों? आगे कहा रहा है इसी में ये जो पिछड़ेपन का लोगों का कारण है ये एजुकेशन है। कैसे इसको दूर करने के लिए सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है, जैसे बैक टू स्कूल कैंप।
कोई भी व्यक्ति है बीच में स्कूल छोड़ दिया हो, वो फिर से ज्वाइन कर सकता है, वो फिर से व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। इसी में सर्व शिक्षा अभियान और ये सब सारी योजनाएं लाई गई। या एक समय ऐसा था कि बुढ़ापे में भी लोग शाम के समय क्या करते थे, बैठते थे सिगरेट लेके शिक्षा लिया करते थे। 2002-3 के केस। आगे है इनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। हमारे यहाँ तो 6 साल 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, यानी सबको एजुकेशन मिलेगा। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि स्कूल से जोड़ने के लिए, लोगों को एजुकेशन से जोड़ने के लिए बहुत सारी अन्य योजनाओं को इसमें ऐड किया गया। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बैक टू स्कूल कैंप, यानी बीच में कोई यदि ड्रॉप आउट हो गया तो वो फिर से स्कूल को ज्वाइन कर सकता है। इसी में हम लोगों ने देखा एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। हमारे यहाँ 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, यानी सभी बच्चे एजुकेटेड होंगे। जो जितना एजुकेटेड होगा, यदि हमारे देश का सब बच्चा एजुकेटेड होगा, सब एजुकेटेड आदमी अलग तरीके से काम करता है। हमने देखा कि मिड डे मील योजना वगैरह लाई गई स्कूल में, ताकि बच्चों का जो न्यूट्रिशन लेवल हो वो सही हो सके। बच्चा जितना स्वस्थ होगा उतना अच्छा उसका ब्रेन फंक्शन करेगा और उतने अच्छे तरीके से वो एजुकेट होगा। तो स्कूल में कहा गया कि स्कूल आएंगे बच्चे तो वहाँ पे खाएंगे भी और पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन बढ़ा हुआ फूड को सप्ताह में अलग अलग प्रकार का मेन्यू रखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसी न्यूट्रिशन स्टेटस और ये सब इम्प्रूव करेगा बच्चों को, ठीक है। इसी में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं लैग बिहाइंड है या बहुत सारे लोग लेग बिहाइंड है। उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, उनका एजुकेशन स्टेटस। यदि एजुकेशन वो अच्छा नहीं ले पाए हैं तो हाई पेड जॉब में कैसे जाए? क्या कोई 10वीं पास व्यक्ति को IAS बनाया जा सकता है? नहीं। क्या कोई अनस्किल्ड व्यक्ति को स्किल्ड वर्क दिया जा सकता है? और यदि दिया भी जाएगा तो क्या वो इतनी इफिशिएंसी के साथ कर पाएगा? नहीं। एजुकेशन के बिना हमारे देश पे ये जो लोग होते हैं वो एक प्रकार से बोझ बन के रह जाते हैं विदाउट एजुकेशन। इसीलिए हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक प्रकार का क्या करता है, इतनी सारी खर्च करने के बाद एजुकेशन और हेल्थ दोनों पे खर्च करने के बाद व्यक्ति यदि अनएम्प्लॉयड हो जाता है किसी न किसी कारण की वजह से, तो हमारे देश का पैसा उस पर एक बार लगा दिए और जिस चीज़ों पे पैसा लगा दिए तो अनएम्प्लॉयमेंट होकर के वो क्या कर रहा है, वो आर्थिक बर्बादी कर रहा है हमारे देश की, है ना। अनएम्प्लॉयड हो तो जो पैसा हम लगाए एजुकेशन और हेल्थ पे वो तो बेकार चला गया, जबकि वो काम करके वो पैसा नहीं ला रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार की समस्या अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम लोगों को दूर करना होगा। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, यानी हमारे पॉपुलेशन की गुणवत्ता। पॉपुलेशन भी अच्छी चीज़ है। आज तक हम लोग जान रहे थे कि पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है वो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन नहीं, पॉपुलेशन को यदि सही मायने में एजुकेशन और हेल्थ दिया जाए तो हमारा देश सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, सबसे ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं। यहाँ पे कह रहा है क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट। यदि लिटरेसी रेट है पॉपुलेशन में, हेल्थ है और इसके साथ साथ स्किल है, तब ये क्या करेगा, देश के डेवलपमेंट में योगदान करेगा। तब ये पॉपुलेशन हमारे लिए अच्छा है, तब हम कह सकते हैं कि हमारा पॉपुलेशन भी हमारे लिए अच्छा है। इसमें हम लोग जाने कि जो व्यक्ति जितना एबल होगा, जिसका जितना बढ़िया हेल्थ रहेगा, वो उतना इफिशियंसी के साथ काम करेगा। 2 लेवल है, एक बीमार है और एक स्वस्थ है। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है वो उससे ज़्यादा इफिशियंसी के साथ ईंट जो है पहुँचाएगा। यदि वो व्यक्ति दिन भर में बीमार व्यक्ति 1000 ईंट ऊपर पहुँचा रहा है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं 1500 करेगा, यानी बढ़ क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो हेल्थ अच्छा होना जरूरी है। इसी में हम लोगों ने पढ़ा कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जो शिशु मृत्यु दर, यानी जो बच्चा 0 से लेके 1 साल नया जन्मा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, पहला बर्थडे मनाने से पहले उसकी डेथ हो जाए, इसको कहते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी। हो सकता है 1 महीने में डेथ कर जाए, 6 दिन में डेथ कर जाए, या 9 महीने में डेथ करे, 1 महीने में डेथ करे, जब भी 1 साल से पहले डेथ कर जाए, इसको इन्फेंट मॉर्टेलिटी। बर्थ रेट कहता है पर 1000 पीपल पे एक पार्टिकुलर टाइम में कितना बच्चा जन्म हुआ, 1000 व्यक्ति पे कितना बच्चा एक पार्टिकुलर टाइम में वो फिक्स कर दिया गया। हो सकता है 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए फिक्स किया जाए, उसमें कितना बच्चों ने जन्म लिया। और डेथ रेट यही चीज़ है कि 1000 व्यक्ति पे एक पार्टिकुलर पीरियड टाइम में कितना लोगों का डेथ हुआ, ठीक है, ये था। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट ये एक प्रकार से देश के डेवलपमेंट के लिए क्या है, अभिशाप है। अनएम्प्लॉयमेंट यदि लोगों के एजुकेशन पे, हेल्थ पे खर्च करने के बाद वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो ये वही चीज़ हो गई। कोई भी मशीन घर में खरीद के रख दिए कि प्रोडक्शन करेंगे, उससे वो होने में बेकार पड़ी।
यहाँ पे कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट के भी कई प्रकार होते हैं। गाँव में मुख्यतः सीजनल या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? 2 सीजन के बीच, जैसे अभी धान की फसल कुछ दिनों के बाद कटेगी और गेहूँ लग जाएगी, उसके बाद जो पकने का समय है उसमें क्या होगा? कुछ दिन का समय लगेगा, कुछ दिन का गैप होगा। तो इस बीच में किसान बैठे रहते हैं, फार्म लेबर बैठे रहते हैं, इसी को कहते हैं डिस्गाइज या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आज बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद उसके पास रोजगार नहीं है, फिर वो भटकता है। तो ऐसा पढ़ाई किस काम का जो बेरोजगारी बढ़ा दे। को देखने को मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट इन लेबर, वहाँ पे जो कुछ मजदूर रहते हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। ठीक है, ये था हमारा इस चैप्टर का सारांश। पीपुल एज व्यक्ति स्किल पे एजुकेशन पे हेल्थ पे खर्च करते हैं तो हमारे लिए रिसोर्स का काम करेगा। ठीक है, थैंक यू।